तो आरएसी में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, VARS। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, वेपर कंप्रेशन, वहां पर क्या हो रहा था? कंप्रेशन हो रहा था, और फिर उस कंप्रेशन से ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिलती थी, और वो पूरा सिस्टम था। यहाँ पर VARS यानी वेपर का एब्जॉर्प्शन है। यहाँ कंप्रेशन के बदला क्या है? एब्जॉर्प्शन है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जनरली दो डिवाइस ज्यादा पॉपुलर है। एक हमारा, हम लोग कहते हैं कि अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और दूसरा जो इसमें पॉपुलर है वो है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये दो बेसिक जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS का दो पॉपुलर सिस्टम है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये अगर इन दोनों में भी देखा जाए तो अमोनिया वाटर VARS जो है ये मोस्ट पॉपुलर टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और इसका हम कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका ये बेसिक हमारा ब्लॉक डायग्राम है कि ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो सिमिलर होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जैसा ही ये भी सिमिलर होता है। सिर्फ इसमें होता क्या है कि जहां वेपर कंप्रेशन में हम बाय कंप्रेसर की मदद से हम रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करते थे, वहीं पर वेपर एब्जॉर्प्शन में जो हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर है इसको बाय एब्जॉर्प्शन के थ्रू रेफ्रिजरेशन होता है। तो ये इसका क्या है? अब ब्लॉक डायग्राम है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसमें अमोनिया और वाटर, ये जो VARS है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये किस टाइप का है? तो अमोनिया वाटर। ठीक है, तो इस वेपर एब्जॉर्प्शन में, इस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में जो यूज हो रहा है वो है अमोनिया। अमोनिया यूज हो रहा है रेफ्रिजरेंट के रूप में। और यहाँ पर जो वाटर है ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में यूज हो रहा है। ये किसके रूप में? तो ट्रांसपोर्ट मीडियम। ठीक है, ये सिर्फ वाटर का यूज जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए ही हम लोग करते हैं। और मेन जो हमको रेफ्रिजरेंट है वो है अमोनिया, जो कि इवेपोरेटर से पास करके हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अब यहाँ पे आती है कि ये काम कैसे करता है। तो ये काम करता है, ये इसका सेटअप है कि जहाँ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का हम लोग क्या करते थे? यूज करते थे इसमें। ठीक है, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस कंप्रेसर को हटा दिया जाता है, क्योंकि इस वेपर कंप्रेशन में जो इनपुट एनर्जी का सोर्स है वो हमारा कंप्रेसर ही है। कंप्रेसर को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तब कंप्रेसर जो है ये एक मूविंग पार्ट है, वो हमारा मूव करके और जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसको कंप्रेस करता है, यानी उसको लोअर प्रेशर से कंप्रेस करके हायर प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो ये कंप्रेसर जो है एकमात्र इनपुट एनर्जी सोर्स है किसमें? तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो इसी को यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस कंप्रेसर को हटा दिया जाता है। बाकी तीन डिवाइस जो है, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, है ना, थ्रोटल वाल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया, तो ये बेसिक चार डिवाइस है जो कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है। यहाँ पर
ये तीन डिवाइस, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर, ये तीनों डिवाइस जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी यूज होता है। सिर्फ जो कंप्रेसर यूज हो रहा है वेपर कंप्रेशन में, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके और उसके बदले क्या क्या लगाया जाता है, तो इसमें लगाया जाता है एक एब्जॉर्बर, उसके बाद एक पंप, उसके बाद एक जनरेटर, है ना, एक रेक्टिफायर, एक रीजनरेटर और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। मतलब इसमें कंप्रेसर को हटा के वेपर एब्जॉर्प्शन में जो सिस्टम लगाया जाता है वो है एब्जॉर्बर, पंप, रीजनरेटर, जनरेटर, रेक्टिफायर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक है, ये जो यहाँ से ये एरिया है, ये पूरा का पूरा जो है कंप्रेसर के बदले लगाया गया है। बाकी जो है कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व या थ्रोटल वाल्व और ये इवेपोरेटर, दोनों ही चाहे VCRS हो या VARS हो, दोनों में ही ये तीनों कॉमन होता है। ठीक है, तो अब है कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें जैसे हम बताएं कि जो अमोनिया है इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज हो रहा है, और वाटर जो है यहाँ पर किस रूप में, तो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब अमोनिया अमोनिया रेफ्रिजरेंट है तो स्वाभाविक है इवेपोरेटर से अमोनिया ही पास करेगा। तो जब इवेपोरेटर से अमोनिया जो आउट होता है तो ये लो प्रेशर होती है, इसकी प्रेशर क्या होता है, लोअर होता है। लो प्रेशर पर ये NH3 अमोनिया भापर के रूप में इवेपोरेटर से जो एग्जिट होता है, ये उसके बाद ये जाता है कहाँ पर, एब्जॉर्बर में। ठीक है, एब्जॉर्बर में पहले से ही मौजूद होता है यहाँ पर वाटर। ठीक है, ये वाटर एब्जॉर्बर में पहले से ही मौजूद होता है, और जैसे ही यहाँ पर अमोनिया एंट्री लेता है एब्जॉर्बर में, तो वाटर के पास एक गुण होता है कि जहाँ भी वाटर को अगर अमोनिया वेपर मिल जाती है तो वाटर उस अमोनिया को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन बनाता है अमोनिया प्लस वाटर, ये दोनों मिल करके इसके सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। तो अमोनिया जो इवेपोरेटर से आउट हुआ था उसका फिजिकल स्टेट क्या था, वो एक वेपर के रूप में वो आउट हुआ था। ठीक है, लेकिन जब ये एब्जॉर्बर में एंट्री लेता है तो वाटर का जो यहाँ पर फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट है तो ये वाटर क्या कर लिया, सारे अमोनिया वेपर को अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया। इसके पास अमोनिया को अवशोषित करने का गुण होता है, तो वो अमोनिया को अपने अंदर क्या किया, एब्जॉर्ब करके एक्वा सॉल्यूशन बना लेता है। और इस एक्वा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो होगा लिक्विड, यानी कि वाटर जो है वो अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करके अपने साथ सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। और ये जो रिएक्शन होता है अमोनिया और वाटर का, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं कि जिस रिएक्शन से हीट जो है इवॉल्व्ड होता है, मतलब हीट निकलता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्बर में जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एब्जॉर्बर में हीट का जनरेशन होगा, हीट यहाँ पर रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्बर ठंडा रहे इसके लिए हम या तो कोई कूलिंग मीडियम लगा देते हैं जो उसको ठंडा रखने में मदद करता है, या फिर हम सिंपल एयर कूलिंग करते हैं कि जहाँ से जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो भी हीट यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ताकि एब्जॉर्बर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कांस्टेंट लेवल में बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन बन गया, और वो अमोनिया वेपर अब जो चेंज हो गया वो एक लिक्विड के रूप में चेंज हो गया। लेकिन ये अब सिर्फ अमोनिया अकेले नहीं है, अमोनिया के साथ अब ये वाटर भी मौजूद है।
तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर एब्जॉर्बर के बाद यहाँ पर लगा होता है पंप। हम लोग जानते हैं कि पंप का यूज हम लोग किसी भी प्रकार के लिक्विड जैसा सब्सटेंस को ही मतलब ट्रांसफर करने के लिए हम पंप का यूज करते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर कोई लिक्विड मटेरियल है, अगर उसको ट्रांसफर करना है तो हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसके लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो वेपर एब्जॉर्प्शन में कंप्रेसर नहीं होता है, यहाँ पर उसके पंप लगा हुआ रहता है। ये पंप क्या करता है कि ये जो अमोनिया और वाटर का जो एक्वा सॉल्यूशन है, जिसमें रिच होता है अमोनिया, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अमोनिया होता है, अमोनिया रिच स्टेट में होता है, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जिस सॉल्यूशन में रेफ्रिजरेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम रिच सॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट का अमाउंट कम होगा जिस सॉल्यूशन में, उसको वीक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया वाटर का जो सॉल्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये लिक्विड स्टेट में है। इसको पंप क्या करता है कि यहाँ से लिक्विड को सक करके और वो ट्रांसफर कर देता है कहाँ पर, जनरेटर में। ठीक है, ये लिक्विड यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है अमोनिया वाटर का, इसको पंप एब्जॉर्बर से निकाल के और वो डिलीवर कर देता है कहाँ पर, जनरेटर में। जनरेटर में जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, यहाँ पर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से या तो हम लोग कोई फ्यूल को जला करके, या फिर मान लीजिए कहीं से हमको पहले से ही हॉट स्टीम मिल रहा है तो उसका यूज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से जनरेटर में हम हीट की सप्लाई करते हैं। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर क्या है, इनपुट एनर्जी है। ठीक है, ये जो हमको जनरेटर में जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एकमात्र हमारा क्या है, इनपुट एनर्जी है। हालांकि इनपुट एनर्जी पंप भी है, पंप को भी हमें चलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर के ये पंप चलेगा। लेकिन पंप जो है, चूंकि लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो वेरी लोअर होता है, इसका बहुत ही कम होता है, तो पंप जो होता है बहुत कम वर्क लेता है इसको ट्रांसफर करने के लिए। तो जनरली वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं किसी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। हमको जो मेजर इसमें जो इनपुट एनर्जी देने की ज़रूरत होती है वो है जनरेटर में। और ये जनरेटर में हम हीट जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स से फ्यूल को जला के या कोई स्टीम को जनरेट करके हम देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ हीट एनर्जी हम जनरेटर में सप्लाई करते हैं और इस जनरेटर में पंप के द्वारा जो लिक्विड डिलीवर किया जा रहा है वो लिक्विड है अमोनिया प्लस वाटर, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको हीट एनर्जी देते हैं कहीं किसी आउट सोर्स से, तो हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अमोनिया का, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वाटर से। यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -33.3 होता है, इसका -33.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अब ये है कि जब हम अमोनिया और वाटर के वेपर को अगर हम गर्म करना शुरू करेंगे तो अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, वो लोअर टेम्परेचर पर ही वेपराइज कर जाएगा, जबकि वाटर जो है मतलब हमारा लिक्विड में ही रहेगा। अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन को हम 10 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तो 10 डिग्री सी वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो वाटर तो जब तक उसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वाटर जो है इवापोरेट नहीं करेगा।
और अमोनिया का तो -33.3 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम ही रहेगा। तो जब जनरेटर में हम यहाँ पर हीट की सप्लाई करते हैं तो फिर अमोनिया जो है वो पहले भापर बन जाता है और वो भापर बन के जनरेटर को छोड़ देता है, और लिक्विड वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ही जनरेटर में रह जाता है। हालांकि सर्टेन ट्रेस ऑफ वाटर भी कुछ कुछ, अब स्वाभाविक है कि 100% अमोनिया तो यहाँ वेपराइज नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ अमाउंट में, मतलब लिटिले अमाउंट होगा, लेकिन वाटर भी इवेपोरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो भी भापर बनता है वो मोस्टली तो अमोनिया ही रहता है, कुछ ट्रेस जो है लिक्विड वाटर का भी रहता है। ठीक है, तो ये भापर जब यहाँ पर फर्दर आता है रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर को सेपरेटर भी कहा जाता है, सेपरेटर, जहाँ पर ये भापर आकर के कलेक्ट होती है। तो चूंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो अगर वो मान लीजिए वाटर का कुछ ट्रेस यहाँ से वेपराइज करके आ गया है, तो वो रेक्टिफायर में जैसे ही थोड़ा देर यहाँ पर वो समय अपना बिताएगा या फिर यहाँ पर थोड़ा देर वो जैसे ही रहेगा, तो वाटर जो है इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो करके यहाँ पर इस बॉटम पार्ट में जो है रेक्टिफायर के बॉटम पार्ट में वो बैठ जाएगा। और जबकि अमोनिया भापर जो है ये टॉप पार्ट में मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी अभी ये जनरेटर से आया है, इसकी टेम्परेचर भी हाई है, तो अमोनिया जो स्टेट होगा वो भापर स्टेट में होगा, और रेक्टिफायर जो है इस अमोनिया भापर को और जो लिक्विड वाटर जो थोड़ा बहुत इसमें इवेपोरेट किया था, उस दोनों को यहाँ पर सेपरेट कर देता है। ठीक है, हम चाहते हैं किसी भी हालत में वाटर जो है कभी भी इवेपोरेटर से पास ना करे। ठीक है, क्योंकि जब इवेपोरेटर से वाटर पास करेगा तो यहाँ पर वाटर को जैसे ही लोअर टेम्परेचर मिलेगा तो वो आइस बन के इवेपोरेटर के कॉइल पर वो जमा हो जाएगा, तो फिर हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है वो घट जाएगा, और फिर इस तरह से परफॉर्मेंस भी सिस्टम का लोअर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वाटर यहाँ से यहीं तक रहे, यहाँ से आगे वाटर ना जाए, इसीलिए रेक्टिफायर लगाते हैं जो वाटर और अमोनिया भापर को सेपरेट कर देता है। तो जो यहाँ से वाटर सेपरेट हुआ, जो वाटर यहाँ पर लिक्विड बना, वो फर्दर यहाँ पर या तो जनरेटर में या फिर यहाँ पर रीजेनरेटर। अब रीजेनरेटर का यहाँ पर काम क्या है, तो रीजेनरेटर का काम हम लोग बेसिकली परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। रीजेनरेटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। अब देखिए कि यहाँ पर जब हम जनरेटर में यहाँ पर हीट सप्लाई किए थे, तो अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन दोनों को हम गर्म किए थे, तो अमोनिया तो भापर बन के इधर आ गया, लेकिन वाटर भी तो यहाँ पर गर्म हुआ, ये भी हॉट हो गया। तो ये वाटर जो है ये इसका पाथ यहाँ से बना हुआ है, ये आगे इसी पाथ पे होकर के आती है। तो यहाँ जो वाटर आती है वो हमारा हॉट लिक्विड के रूप में, क्योंकि वाटर भी जनरेटर में गर्म हुआ है, तो ये हॉट लिक्विड के रूप में वो जनरेटर से बाहर आता है। तो यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगा दिए, किसके साथ, तो पंप जो लिक्विड को डिलीवर कर रहा है उसके साथ। तो ये क्या होगा कि पंप जो यहाँ पर लिक्विड डिलीवर कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर लोअर है, और ये जो वाटर इस पाथ से जनरेटर से जो आ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हायर है। तो अगर इस दोनों को एक साथ किसी एक हीट एक्सचेंजर में बंद कर दिया जाए, तो यहाँ पर ये हॉट वाटर जो है अपना हीट को ट्रांसफर करेगा किसको, ये जो अमोनिया और वाटर का जो सॉल्यूशन है जिसको पंप यहाँ से डिलीवर कर रहा है जनरेटर में, तो उसको ये हॉट वाटर अपना हीट ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर दो फायदा होगा, एक तो ये वाटर अपना हीट इस सॉल्यूशन को देगा, तो वाटर का अपना टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, अपना हीट भी कम होगा, और दूसरा चीज ये लिक्विड और जो अमोनिया का सॉल्यूशन है, ये अगर जनरेटर में जाने से पहले ही अगर थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, तो जनरेटर में हमको कम हीट की सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमारा जो हीट का यूटिलाइजेशन है वो हो जाता है कि
हॉट वाटर का जो जनरेटर से हॉट वाटर जो निकल रहा है उसका हीट से हम लोग जो सॉल्यूशन पंप जनरेटर में सप्लाई कर रहा है उस सॉल्यूशन को हम हीट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि ये सॉल्यूशन जो है जनरेटर में जाने से पहले थोड़ा बहुत जो है गर्म हो जाता है, तो जनरेटर में वो कम हीट को ही सप्लाई करने की हमें ज़रूरत होती है। इससे हमारा हीट का जो सोर्स है वो हमारा हीट का यहाँ पर बचत होता है। तो ये जनरेटर का काम है। तो जो भी रेक्टिफायर से यहाँ लिक्विड मतलब यहाँ पे आउट होता है या यहाँ पर जो भी सेपरेट होता है वो वापस या तो रीजनरेटर में या फिर ये लिक्विड वापस जनरेटर में चला जाता है, जहाँ से ये हॉट वाटर जो है यहाँ रीजनरेटर में हीट को एक्सचेंज करते हुए आता है प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जनरेटर है, तो जनरेटर में जब हम हीट सप्लाई किए तो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा। तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व लगाते हैं। तो प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व क्या करता है, इस हॉट वाटर को, जो कि एक वीक सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये एक वीक सॉल्यूशन जैसे कि हम बताएं कि जिसमें रेफ्रिजरेंट का अमाउंट अगर लिटिल मात्रा में है तो वो वीक सॉल्यूशन है, अगर रेफ्रिजरेंट की अमाउंट ज़्यादा रिच मात्रा में है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हो सकता है कि जनरेटर में कुछ अमोनिया अगर नहीं वेपराइज कर पाया तो वो वाटर के साथ मिक्स होकर के फिर वापस इस प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व में आएगा, जहाँ पर ये प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व जो है इसकी वाटर की जो प्रेशर है उसको यहाँ पर ड्रॉप करता है। तो वाटर प्रेशर ड्रॉप करने के साथ तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो इस तरह से वीक सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर अमोनिया बहुत लिटिल मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर वाटर है, ये वापस फिर लो प्रेशर पर वापस कहाँ आ जाता है, एब्जॉर्बर में आ जाता है। तो वाटर का काम बस यहीं तक है कि एब्जॉर्बर से वाटर निकला, जनरेटर तक गया और फिर जनरेटर से वापस फिर एब्जॉर्बर में ही आ गया, और कुछ ट्रेस जो रेक्टिफायर में गया वो भी वापस फिर से एब्जॉर्बर में ही आ गया। मतलब वाटर का यहीं तक सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में, कि अमोनिया को सिर्फ यहाँ से एब्जॉर्बर से जनरेटर में ले जाने के लिए वाटर का क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हुआ। बाकी वाटर का इसके बाद यहाँ के आगे रेक्टिफायर के आगे वाटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फिर जब यहाँ पर अब हम आते हैं रेक्टिफायर पे, तो यहाँ पर सेपरेटर हो गया अमोनिया वेपर, और जो लिक्विड वाटर है वो लिक्विड वाटर तो रीजनरेटर में चला गया, और जो यहाँ पर अमोनिया वेपर है वो अब आगे की ओर ट्रैवल करता है और ये एंट्री लेता है कहाँ पर, कंडेंसर में ये इन करता है। तो कंडेंसर में हम जानते हैं कि कंडेंसर में हीट का क्या होती है, यहाँ पर रिजेक्शन होता है, यानी कि हीट जो है वो रेफ्रिजरेंट से एटमॉस्फेयर या जो भी सराउंडिंग मीडियम है उसमें ये हीट रिजेक्ट होता है। तो अमोनिया यहाँ पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट है तो इसका हीट कंडेंसर में रिजेक्ट होगा। तो अमोनिया वेपर जो है वो हमारा कंडेंस करके अमोनिया या तो लिक्विड रूप में, प्योर लिक्विड नहीं होगा अगर सैचुरेटेड, तो एज ए वेट मिक्सचर के रूप में कंडेंसर के रूप में बाहर आता है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी कंडेंसर से बाहर आता है अमोनिया, उसमें मेजर जो होता है अमोनिया वो लिक्विड में होता है, और कुछ ट्रेस जो है वेपर का भी होता है। ऐसे आइडियल साइकिल की बात करें तो हम कहते हैं कि अमोनिया यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में कंडेंसर से बाहर आता है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में ये सैचुरेटेड लिक्विड नहीं रहता है, या तो कुछ वेट मिक्स रहता है ना, वो बाहर आता है कंडेंसर से। फिर ये अमोनिया वापस फिर आती है कहाँ पर, थ्रोटल भाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व में। तो अमोनिया का जो प्रेशर राइज हुआ था कहाँ पर, जनरेटर में राइज हुआ था, उस प्रेशर को यहाँ पर थ्रोटल भाल्व जो है वापस प्रेशर की यहाँ पर क्या होती है, ड्रॉप होती है। तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो अमोनिया का टेम्परेचर भी क्या होगा, ड्रॉप होगा।
इस तरह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर अमोनिया यहाँ पर प्रेशर की ड्रॉप हुआ किसके थ्रू, थ्रोटल वाल्व के थ्रू। जब अमोनिया पास किया तो यहाँ जो थ्रोटल वाल्व से आउट हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर अमोनिया जो है थ्रोटल वाल्व से आउट होता है, और ये अमोनिया फिर वापस लोअर प्रेशर पर लेता है, कहाँ पर, वो लेता है इवेपोरेटर में, ठीक है, वो लेता है कहाँ पर, यानी लो प्रेशर अमोनिया जो है वो इवेपोरेटर में एंट्री लेता है, और यहाँ पर इवेपोरेटर में जब वो एंट्री लेता है तो यहाँ पर अपना जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये स्टोरेज से जो है गेन करता है। ये यहाँ पर स्टोरेज है, और स्टोरेज से ये अमोनिया जब इवेपोरेटर से पास करता है तो अपना जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो स्टोरेज से गेन करता है, और यहाँ पर हमें वो एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ स्टोरेज से ये अमोनिया गेन करेगा वही कहलाता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो अमोनिया यहाँ इवेपोरेटर में अपना जो लेटेंट हीट गेन कर रहा है वो यहाँ पर हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, और वो खुद हीट को गेन करके वो एज ए लिक्विड स्टेट में जो अमोनिया है वो लेटेंट हीट को गेन करने के बाद उसका वो भापर में फिर वापस कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल गया। अब फिर ये अमोनिया भापर वापस जो है फिर यहाँ पर आगे एब्जॉर्बर में चला जाता है, जहाँ पर वाटर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम की मदद से हम यहाँ पर क्या प्राप्त किए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको प्राप्त हुआ, हमें कूलिंग इफेक्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे कि हम लोग देखें कि इसमें इनपुट एनर्जी जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो इनपुट एनर्जी है वो है हमारा क्या, हीट एनर्जी, जो कि हम जनरेटर में सप्लाई करते हैं, वही हमारा क्या है, इनपुट एनर्जी है। तो इनपुट के रूप में हीट एनर्जी है, इसको लो ग्रेड ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये क्या है, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, ठीक है। वर्क को कहा जाता है हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, और हीट को कहा जाता है लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये ऑपरेट होता है किस पर, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी यानी कि हीट पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, कहता है कि इस साइकिल का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको बिजली की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, तो वहां पर फिर हम इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहां पर अगर हमें कूलिंग करना है, अगर रेफ्रिजरेटर यूज करना है, तो हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। तो ये साइकिल का यूज वहां किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या तो अवेलेबल ना हो, या मान लीजिए अवेलेबल भी है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है, तो फिर वहां पर VCRS हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो हम वहां पर VARS ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर हमारा एकमात्र हीट सोर्स जो कि है जनरेटर। अब जनरेटर में हम किसी भी मीडियम से हीट सप्लाई करें, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक सोलर प्लेटें लगा देते हैं, यहाँ पर एक सोलर प्लेट लगा देते हैं, और इसी की मदद से हम लोग सोलर हीटर का यूज करके ही हम लोग अगर जनरेटर को चलाते हैं, जनरेटर में हीट सप्लाई करने के लिए अगर हम लोग सोलर हीटर का यूज करते हैं, तो एक तो ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, सिर्फ जो हमको प्लेट या सेटअप का ही कॉस्ट लगता है, बाकी एनर्जी जो है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहां पर हम सोलर हीटर की मदद से हम जनरेटर में हीट की सप्लाई करते हैं, तो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी ये कहा जाता है कि ये बेस्ड होता है यही वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पर ये
सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि दिस साइकिल इज ऑल्सो यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज वेस्टेड। इस साइकिल को हम और भी वहां यूज कर सकते हैं जहां पर हमारा हीट का वेस्ट हो रहा है। जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट में चले जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा स्टीम जनरेट किया जाता है, वहां पर बॉयलर चलता है तो वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल भी बर्न होता है। तो जैसे है कि जो स्टीम मान लीजिए कि टरबाइन में वर्क करने के बाद कुछ स्टीम जो लॉस हो रहा है, तो फिर ऐसे स्टीम को हम लोग अगर यहाँ पर यूज कर लें जनरेटर में हीट सप्लाई के लिए, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन भी मिल जाएगा। तो इस साइकिल का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पर हमारा हीट का वेस्ट हो रहा है। तो इस वेस्ट हीट की मदद से ही हम लोग वेस्ट हीट को थोड़ा सा सेटअप लगा के हम जनरेटर में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये वेस्ट हीट जो है अपना का यूटिलाइजेशन जनरेटर में हीट सप्लाई के लिए हो जाए और फिर रेफ्रिजरेशन भी हमको मिल जाएगा। इसलिए वहां पर ये साइकिल ज्यादा सूटेबल होता है। इसके बाद जो है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम लोग देखे थे कि हीट का जो रिजेक्शन है, एक तो कंडेंसर में होता है जहां पर रेफ्रिजरेंट से हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट होता है, और दूसरा एब्जॉर्बर में होता है। एब्जॉर्बर में जैसे जो सॉल्यूशन बनता है अमोनिया और वाटर का, ये एक एक्वा सॉल्यूशन, ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होता है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हीट जो रिजेक्ट होता है वो कंडेंसर में भी होता है और एब्जॉर्बर में भी होता है, जबकि हीट जो है सप्लाई जो होती है इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में भी जब रेफ्रिजरेंट हमारा पास करता है तो वो स्टोरेज से हीट को गेन करता है, और जनरेटर में भी हम लोग किसी हीट सोर्स से हीट की सप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा सिस्टम में हीट को सप्लाई करते हैं। तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हीट रिजेक्ट होता है कंडेंसर और एब्जॉर्बर में, जबकि हीट जो सप्लाई होता है वो इवेपोरेटर और जनरेटर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, हम पहले भी बता दिए कि पंप वर्क को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें क्या है, स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो गैस के स्पेसिफिक वॉल्यूम से बहुत छोटा होता है। इसीलिए इसमें लिक्विड को हैंडल करने में हमको बहुत ज्यादा वर्क देने की जरूरत नहीं होती है, वो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क लेकर के ही वो लिक्विड को सप्लाई करता है। तो इस तरह से वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम लोग पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका क्या होता है, एक स्मॉल वैल्यू होता है। तो क्लियर हुआ इस सब पूरा?